हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी स्टडी एक्सपर्ट में। आज करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की एक मुख्य पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है सत्यानंद स्टोक्स। सत्यानंद स्टोक्स जो है शिमला हिल स्टेट्स में काफ़ी पॉपुलर रहे थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर शुरू किया था, जो एप्पल फार्मिंग शुरू की थी, उसकी वजह से वहाँ के लोगों जो है वो इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग हुए थे। और वहाँ पे उन्होंने कुछ जो सोशल रिफॉर्म भी किए थे और लोगों को जो है इंडियन नेशनल जो मूवमेंट थी उसमें पार्टिसिपेट करने को भी कहा था और खुद भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना जो है सत्यानंद स्टोक्स के बारे में कि इनसे रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो एग्जाम के लिए रहते हैं, तो वो सब हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो चित्र में आप देख सकते हैं सत्यानंद स्टोक्स को कि वो यहाँ पे कैसे दिखते हैं जब वो यंग एज में भारत आए हुए थे। तो बात करते हैं इनके सत्यानंद स्टोक्स के रियल जो नेम था, इनका रियल नेम था सैमुअल इवांस स्टोक्स। सैमुअल इवांस स्टोक्स जो है 1882 में जो है पैदा हुए थे, 16 अगस्त 1882 को, और ये होते फिलाडेल्फिया में। और ये प्रोफेशनली ऑर्चार्डिस्ट थे, पॉलिटिकली एक्टिविस्ट थे और फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। ऑर्चार्डिस्ट का मतलब है कि ऑर्चार्डिस्ट होता है वो व्यक्ति जो कि फलों की खेती करता है, फलों के पेड़ पौधे लगाता है। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो कि राजनीति में सक्रिय रहता है। और फिलेंथ्रोपिस्ट मानवतावादी जो कि मानव के प्रति एक सेवा का भाव रखता है, मानव की सेवा में विश्वास रखता है। और सोशल रिफॉर्मर जो समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाने की क्षमता रखता है और उनके लिए प्रयास भी करता है। अब बात करते हैं कि सत्यानंद स्टोक्स जो है ये नाम उनका कैसे पड़ा। तो इन्होंने ये इंडियन नेम था सत्यानंद, ये इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था जब इन्होंने 1932 में जो है हिंदुज़म को एक्सेप्ट कर लिया था। तो इन्होंने अपना नाम जो है वो सैमुअल इवांस को छोड़कर सत्यानंद स्टोक्स ही रख लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि सैमुअल इवांस स्टोक्स जो थे वो किस तरह से जो है इन्होंने भारत आए और किस तरह से इन्होंने भारत में आके जो है हिमाचल प्रदेश को चुना। तो इनके जन्म के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनका जो फादर जो थे एक बिजनेसमैन थे जिनका एलिवेटर्स का बिजनेस था। तो इन 1904 इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ मिस्टर एंड मिसिस कार्ल्टन विच इज़ रिलेटेड टू लेपर पेशेंट्स, ही डिसाइडेड टू ज्वाइन देम इन देयर वर्क इन इंडिया। तो 1904 में क्या हुआ कि वो वहाँ पे यूएसए में जो है मिस्टर एंड मिसिस कार्ल्टन के साथ काम करते थे और उनके काम से बहुत प्रभावित हुए थे क्योंकि उनका काम जो था वो कुष्ठ रोगियों से संबंधित था। वो कुष्ठ रोगियों की सेवा वगैरह करना उनका काम होता था। तो वो जो है उस फिलेंथ्रोपिस्ट वाले काम से काफ़ी जो है वो खुश हुए। तो उन्होंने जो है खुद को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाने का सोचा। तो इसीलिए सैमुअल इवान स्टोक्स केम टू इंडिया इन 1904 एज ए मिशनरी एंड एंडेड अप अ हिंदू फाइटिंग फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो सैमुअल इवान स्टोक्स जो है 1904 में एक मिशनरी बनकर भारत आए और बाद में वे एक हिंदू बन के रहे और यहाँ पे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। Samuel Ivan Stokes, an American missionary, landed in Kotgarh area in 1904 as a young man of 22 to spread the message of Christ and also with the objective of helping the hill people. तो 1904 में जो है सैमुअल इवान स्टोक्स जो है 22 की एज में जो है वो भारत पहुंच चुके थे और वो क्राइस्ट का कुछ मैसेज स्प्रेड करने के लिए आए थे, मतलब एज एन मिशनरी आए हुए थे क्रिश्चियनिटी को प्रॉस्पर करने के लिए, उसको प्रोपेगेट करने के लिए। और साथ में उनका एक ऑब्जेक्टिव भी था कि वो यहाँ के जो हिल पीपल है उनकी जो है वो मदद भी करेंगे। तो ही वर्कड एट द लेपर होम इन द सबाथू शिमला हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 2 ईयर्स। तो उन्होंने यहाँ पे 2 वर्ष के लिए काम किया। कहाँ पे? जो लेपर होम था, जो कुष्ठ रोगियों का घर था, जहाँ पे कुष्ठ रोगियों को रखा जाता था सबाथू में, वहाँ पे उन्होंने उनकी सेवा की। उनके लिए जो है चिकित्सा वाला सामान होता था वो लाते थे, उनकी सेवा करते रहे, साफ सफाई का ध्यान रखते थे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो थे वो वहाँ पे ऐसी करते थे। देन 1905 में क्या हुआ? देयर वाज अ मेजर अर्थक्वेक इन कांगड़ा, एन इम्पॉर्टेंट टाउन सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. Samuel Stokes, along with other volunteers, rushed to the earthquake site and helped the local authorities to resettle the earthquake victims. तो 5 में क्या हुआ कि एक मैसिव अर्थक्वेक आया हुआ था कांगड़ा में। तो उस समय उन्होंने सत्यानंद स्टोक्स, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे जो है
काफ़ी ज़्यादा वॉलेंटरली काम किया, लोगों की सेवा की, लोगों को खाना वगैरह पहुंचाया, लोगों की मदद की, जो भूखे थे अनाथ थे उन सब की सेवा की, और अपने साथ ही कुछ वॉलंटियर भी लेके गए थे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इन कांगड़ा। Next, months of toil in Kangra Valley had drained the energy from Samuel Stokes. In March 1906, he decided to go to Kotgarh and lead a life of renunciations. तो जब कांगड़ा में रहे इन्होंने काफ़ी काम किया कांगड़ा में, मतलब अर्थक्वेक के टाइम, तो उससे उनकी जो एनर्जी थी इनको ड्रेन महसूस हुआ, उसमें कि एनर्जी में कमी आने लगी। तो उन्होंने 1906 के मार्च में डिसाइड किया कि वो वापस कोटगढ़ चले जाएंगे और थोड़े समय के लिए वहाँ पे तपस्वी वाला जीवन जिएंगे, थोड़ी प्रार्थना वगैरह करेंगे, मेडिटेशन वगैरह करेंगे। Then in 1910 he got the news of his father's death. He went back to the America to visit his family, but was back by May 1911. On his return, he decided to leave the brotherhood and lead a family life. He married a local Christian girl, Agnes. तो 1910 में इनके फादर की डेथ हो गई, तो ये वापस यूएसए चले गए, और यूएसए जाने के बाद ये नेक्स्ट ईयर मई 1911 में फिर से वापस आ गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब वो अपना देश परमानेंटली ही छोड़ देंगे, अपना जो भाईचारा है, ब्रदरहुड है, जो देश है, उसको परमानेंटली छोड़ देंगे और यहीं पे ही भारत में रह के ही, यानी कि कोटगढ़ में रह के ही एक फैमिली वाली लाइफ जीना शुरू कर देंगे और यहीं पे अपनी फैमिली बनाएंगे। तो उन्होंने वहीं पे एक लोकल लड़की जो थी एजनस से शादी की, जो कि उसके फादर, जो एजनस थे उसके फादर फर्स्ट जनरेशन थी जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई थी। तो वो भी क्रिश्चियन थी लोकल गर्ल लेकिन क्रिश्चियन थी। तो इनकी शादी 12 सितंबर को हुई 1912 को। ये देख सकते हैं आप चित्र में, ये आपको एजनस दिखेगी यहाँ पे, और इनकी बेटा है या बेटी इसमें अभी मेरे को कंफर्मेशन नहीं है। तो दोनों का आप देख सकते हैं साथ में कि 12 सितंबर को इनकी शादी हुई थी, कोटगढ़ में ही इन्होंने अपनी फैमिली वहाँ पे क्रिएट कर ली थी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। फिर जब इन्होंने वहाँ पे अपनी फैमिली क्रिएट कर ली, तो इन्होंने अपने लिए जो है वहाँ पे कुछ लैंड खरीदी। ही परचेज्ड लैंड फ्रॉम एमा मैटिल्डा बेट्स, अ विडो ऑफ एन इंग्लिश फॉरेस्ट ऑफिसर। तो उन्होंने जो इंग्लिश फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनकी एक विडो थी एमा मैटिल्डा बेट्स, वो वहाँ से जो है वो जाना चाहती थी। तो जो वहाँ पे उसके नाम पे लैंड थी वो उसको बेचना चाहती थी। तो सत्येंद्र स्टोक्स ने वो ज़मीन वहाँ पे खरीद ली। देन he constructed Harmony Hall. His estate house was built on the ridge above थानेदार in 1912. तो ये जो आपको ऊपर वाला जो चित्र दिख रहा है ये भी इनके घर का ही है, और जो नीचे वाला चित्र देख रहा है ये भी इनके घर का ही है। ये हारमनी हॉल इन्होंने अपने घर का नाम रखा था। तो हारमनी हॉल जो है इन्होंने थानेदार, जो वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, उसकी रिज के ऊपर बनाया हुआ था, टॉप के ऊपर बनाया हुआ था, और ये 2 स्टोरी बिल्डिंग थी और एक आर्किटेक्चरल मार्वल भी था। ठीक है, इसमें स्लोपिंग स्लेट रूफ यूज़ हुई थी और इसमें वुड का भी काफ़ी यूज़ हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सत्येंद्र स्टोक्स ने खुद को कोटगढ़, जो शिमला हिल्स स्टेट्स वाला एरिया था, उसमें खुद को एस्टेब्लिश कर लिया था। बात करते हैं नेक्स्ट इनके लाइफ के फेज़ के बारे में। तो बात करते हैं कि 1916 में जब ये उन्होंने वहाँ पर लैंड परचेज कर ली, उस समय फैमिली बसा ली। तो 1916 ही ब्रॉट द first apple trees from Philadelphia to the Shimla Hills. He distributed them free to the local people and helped them to plant and nurture them. That was the start of an economic revolution in that area. 1916 में क्या हुआ कि वो अपने साथ जो है फर्स्ट एप्पल ट्रीज ले आए, मतलब कि फिलाडेल्फिया, जो कि ब्रिटिश किस्म, पहले क्या था कि हिमाचल में ब्रिटिश किस्म के सेब थे, तो ये जो है वहाँ से एक अमेरिकन किस्म के सेब वहाँ से ले आए, और अमेरिकन किस्म के सेब ले आए। तो उन्होंने वहाँ पे जो लोकल लोग थे उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट भी किए, एप्पल के जो बीज थे उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया, और उनको जो है उनको बताया भी कि कैसे आपने इनको उगाना है, कैसे ध्यान रखना है। और इसी तरह जो है शिमला हिल स्टेट्स में एक इकोनॉमिक रिवोल्यूशन भी स्टार्ट हुई। इससे लोग जो है काफ़ी प्रॉस्पर होना शुरू हुए। बाद में लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। देन he brought a few saplings, sorry यहाँ पे सैम्पलिंग हो सकता है, samplings of the new strain of apples, red or golden delicious, from a nursery in Louisiana. They were planted in his orchard in Thanedar village where the first trees bore fruit in 1926. तो 1926 में क्या हुआ कि जो इन्होंने पेड़ लगाए थे 1916 में, किसके, रेड और गोल्डन डेलिशियस, ये किस्म काफ़ी मतलब एग्जाम में पूछी जाती है। नर्सरी कहाँ पे थी, लुसिनिया, जो लुसिनिया था वहाँ से नर्सरी से लाए थे, और ऑर्चर्ड था इनका थानेदार में, यानी थानेदार कोटगढ़ वाला एरिया ही है।
तो जो इन्होंने पेड़ 1916 में लगाए, 1960 में जो पेड़ लगाए, उन्होंने जो फ्रूट देना शुरू किया वो 1926 में इनको फ्रूट देना शुरू किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। In 1920, he became the only American but also the only non-Indian to attend the Nagpur session of the All India Congress Committee in the December of 1920. He was a delegate from Kotgarh, Shimla Hills. तो 1920 में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी उसमें पार्टिसिपेट किया, और ये पहले अमेरिकन थे, या कह सकते हैं पहले अमेरिकन भी थे और आखिरी अमेरिकन भी थे। तो ओनली अमेरिकन बोलना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इन्होंने इस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो नागपुर सेशन 1920 में हुआ था उसमें वो एज ए डेलीगेट गए थे। कोटगढ़ शिमला हिल्स को इन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया था। He holding the unique distinctions of being the only American member of the All India Congress Committee in 1920. He represented Kotgarh at the Nagpur. तो एक यूनिक डिस्टिंक्शन भी इन्होंने क्रिएट की थी, होल्ड की थी, मतलब वहाँ पे कि एक ओनली अमेरिकन थे जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने थे, मतलब कि कांग्रेस से जुड़ने वाले ओनली अमेरिकन, सिर्फ एकमात्र अमेरिकन थे। और इन्होंने एरिया रिप्रेजेंट किया था कोटगढ़ का 1920 में। सेशन कौन सा था? नागपुर सेशन था। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय उसमें अध्यक्ष थे। In 1921, like other Indian Congress members, Stokes protested against the visit to India of the Prince of Wales, Edward VIII. He was soon arrested by the British at Lahore under the charges of sedition, 6 month jail. तो 1921 में क्या हुआ कि इन्होंने भी बाकी जो कांग्रेस मेंबर थे उनकी तरह प्रोटेस्ट किया। उस समय जो प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि जिनका नाम एडवर्ड एट्थ था, वो इंडिया आए हुए थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया और उनको लाहौर में 6 महीने की जेल पे रखा गया। सेडिशन का चार्ज लगाया गया, ठीक है, देशद्रोह का चार्ज लगाया गया उनके ऊपर। तो उनकी इस घटना से जो है महात्मा गांधी भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। हिज रिमार्केबल वर्क वाज एक्नॉलेज्ड बाय महात्मा गांधी इन यंग इंडिया, a week paper, by publishing a front page article titled रिवार्ड ऑफ एडॉप्शन। तो रिवार्ड ऑफ एडॉप्शन के नाम से एक आर्टिकल जो है, जो महात्मा गांधी की वीकली मैगजीन आती थी यंग इंडिया, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा रिवार्ड ऑफ एडॉप्शन के नाम से, जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया उनके काम को। किसके काम को? यानी कि सत्यानंद स्टोक्स के काम को एक्नॉलेज किया अपने जो वीकली मैगजीन थी यंग इंडिया, उसमें आर्टिकल क्या था उसका? रिवार्ड ऑफ एडॉप्शन के नाम से उसका आर्टिकल था। नेक्स्ट बात करते हैं कि सत्यानंद स्टोक्स के और क्या क्या एफर्ट रहे। तो इन 1921 बाय हिज एफर्ट्स द बेगार सिस्टम ऑफ बेगार सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट is abolished in Shimla Hills states. Agitation started in Kotgarh areas. तो 1921 में क्या हुआ? जो वेगार सिस्टम था वहाँ पे फोर्स्ड लेबर थी, ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और आपको कोई वेज भी नहीं मिलती थी, ना कुछ खाने को मिलता था। तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने 1921 में एजिटेशन किया, और जिसके बाद से जो है बेगार सिस्टम शिमला हिल स्टेट्स में समाप्त कर दी गई। इन द ईयर 1924 ही ऑल्सो स्टार्टेड तारा हाई स्कूल इन मेमोरी ऑफ हिज सन हु डाइड एट अ टेंडर एज ऑफ 8 ईयर्स। तो 1924 में इन्होंने क्या किया कि एक तारा हाई स्कूल शुरू किया, जिसका नाम रखा गया तारा हाई स्कूल, अपने बेटे की याद में, जो कि 8 साल की एज में मर गया था। एट दिस स्कूल ही यूज्ड टू एजुकेट द चिल्ड्रन ऑफ लोकल फार्मर्स ऑन रिलीजन, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, हॉर्टिकल्चर, सेल्फ डिफेंस एट्सेट्रा। तो उस स्कूल में जो है उन्होंने स्वयं ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो कि गरीब किसानों के, जो स्थानीय किसान थे उनके बच्चे होते थे, उनको ये स्वयं ही हिंदी, इंग्लिश, धार्मिक शिक्षा, हॉर्टिकल्चर के बारे में और सेल्फ डिफेंस के बारे में पढ़ाते थे। अ स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो लड़कियों की शिक्षा के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया था। हिज इंट्रैक्शंस विद द साधुस who were on their way to Kailash Mansarovar induced him to read Bhagavad Gita and Upanishads in English. तो जो साधु वगैरह जो उस समय कैलाश यात्रा पे जाते थे, उस क्षेत्र से भी जाते थे, तो उन्होंने उनको प्रभावित किया, उनको बताया कि मोटिवेट किया कि आप भी भागवत गीता पढ़ो और उपनिषदों के बारे में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो चाहे, लेकिन बट पढ़ो। लेटर ऑन ही ऑल्सो लर्न टू रीड द संस्कृत लैंग्वेज, और बाद में उन्होंने स्वयं ही संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ना सीख लिया। ही एक्सपाउंडेड हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ थ्रू अ बुक नेम्ड एज सत्यकामा, इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज।
तो इन्होंने जो है अपनी जो फिलॉसफी क्रिएट की, जो इन्होंने बाद में सारी किताबें पढ़ी, भागवत गीता, उपनिषद और बहुत सी इन्होंने बुक्स पढ़ी, तो उन्होंने एक अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ की, जीवन जीने का एक अपना तरीका जो है एक बुक के अंदर लिखा, जिसको नाम दिया गया सत्यकाम। सत्यकाम इन्होंने पुस्तक लिखी और ये आर्य समाज से काफ़ी प्रभावित थे। एंड अदर रिलीजियस टेक्स्ट ही एम्ब्रेस्ड द हिंदू रिलीजन 1932 एंड हिज नेम वाज चेंज्ड फ्रॉम सैमुअल इवान स्टोक्स टू सत्यानंद स्टोक्स। तो एक अन्य चीज़ जो इनके साथ हुई, फिर इन्होंने 1932 में हिंदुज़म को एक्सेप्ट कर लिया और अपना नाम सैमुअल इवान स्टोक्स को चेंज करके सत्यानंद स्टोक्स रख लिया। तो 1932 में इन्होंने देखो अपना धर्म परिवर्तन किया। कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बेगारा सिस्टम 1921, तारा हाई स्कूल हो गया आपका, और संस्कृत लैंग्वेज इन्होंने सीखी थी, फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो इनकी पर्सनली इन्होंने एक्सपाउंडेड की, वो सत्यकामा बुक, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और प्रभावित किससे हो, तो आर्य समाज से प्रभावित हुए थे, और आर्य समाज के ही कुछ जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे उनके द्वारा ही प्रभावित होकर इन्होंने हिंदुज़म एक्सेप्ट किया था और अपना नाम सत्यानंद स्टोक्स रख लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, सत्यानंद स्टोक्स आल्सो बिल्ट अ रूफ्ड स्टाइल टेम्पल नेक्स्ट टू हार्मनी हॉल इन 1937 which is known as Param Jyoti Mandir or the Temple of Eternal Light. The temple has a Havan Kund and carved inscription from Bhagavad Gita and Upanishads that aptly sums up his philosophy of life. तो 1937 में क्या था कि इन्होंने ये जो मंदिर आपको दिख रहा है साथ में, ये मंदिर इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था और इस मंदिर को नाम दिया था इन्होंने परम ज्योति मंदिर, यानी कि टेम्पल ऑफ एटर्नल लाइट, क्योंकि इन्होंने हिंदुज़म एक्सेप्ट कर लिया था तो उससे संबंधित काम भी कर रहे थे। और इन्होंने टेम्पल में एक हवन कुंड भी बनाया था और वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन भी लिखे थे। इंस्क्रिप्शन कौन सी इंस्क्रिप्शन थे, आपके भागवत गीता के और उपनिषदों से कुछ इंस्क्रिप्शन जो है इस मंदिर में लिखे गए थे, और हवन कुंड भी बनाया गया था, ध्यान रहेगा इस चीज़ का, ठीक है। 1937 में ये बिल्कुल हार्मनी हॉल जो इनका घर था उसके बिल्कुल नज़दीक था ये मंदिर, और इन्होंने अपनी जो एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ थी वो भी यहाँ पे डेवलप की। अब कुछ अन्य बात करते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिस ऑफ मेटिकुलसली ग्रेडिंग एप्पल्स। तो जो एप्पल्स की ग्रेडिंग स्टार्ट हुई थी वो सबसे पहले सत्यानंद स्टोक्स ने ही शुरू की थी। ग्रेडिंग में क्या होता है कि ग्रेडिंग में जो एप्पल का साइज़, कलर और क्वालिटी है उसके आधार पर एप्पल को जो है ग्रेडिंग दी जाती है। जैसे किसी के साइज़ सेम होगा तो उसी सेम साइज़ के एप्पल की अलग ग्रेडिंग हो जाएगी। क्वालिटी, जो अलग अलग क्वालिटी होगी उस क्वालिटी के आधार पर ग्रेडिंग किया जाएगा। कलर, रेडिश कलर वालों को अलग ग्रेड किया जाएगा, ग्रीन कलर वालों को अलग ग्रेड किया जाएगा। तो ग्रेडिंग की एप्पल की स्टार्ट। देन एन अमेरिकन इन गांधीज इंडिया, द बायोग्राफी ऑफ सत्यानंद स्टोक्स बाय हिज ग्रैंड डॉटर आशा शर्मा इन 2008। तो ये जो बायोग्राफी थी इनकी आशा शर्मा ने लिखी थी, जो कि खुद इनकी ग्रैंड डॉटर थी 2008 में, जो कि एन अमेरिकन इन गांधीज इंडिया द बायोग्राफी ऑफ सत्यानंद स्टोक्स के नाम से लिखी गई थी। एक्चुअली जब 1946 में इनकी डेथ हुई थी तो आशा शर्मा जो है वो काफ़ी छोटी थी, तो इनको मतलब ज़्यादा मेमोरी नहीं थी इनके बारे में, पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च की अपने जो दादा थे इनके बारे में, और फिर बाद में इन्होंने ये बुक लिखी थी आशा शर्मा ने 2008 में। और बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 14 मई 1946 को हो गई थी। इन्होंने जो है 43 ईयर्स जो है हमारे देश में बिताए, और ऐसा इंसान जो कि हमारे देश को बदलने आया था वो देश से प्रभावित होकर खुद ही बदल गया और यहाँ पे हिंदुज़म को एक्सेप्ट किया और इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी जिसने पार्टिसिपेट किया। बात करते हैं कुछ इनकी बुक्स की। इन्होंने कुछ अच्छी बुक्स भी लिखी हैं और ये काफ़ी एकम्पलिश्ड ऑथर भी रहे हैं। तो जैसे कि ये बुक लिखी है इन्होंने, अर्जुन द लाइफ स्टोरी ऑफ एन इंडियन बॉय, नेशनल सेल्फ रियलाइजेशन एंड एसेस, सत्यकामा और ट्रू डिज़ायर्स, द फेलियर ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एज अ वर्ल्ड कल्चर, नेशनल सेल्फ रियलाइजेशन, ये भी बुक लिखी है इन्होंने, द लव ऑफ गॉड, अ बुक ऑफ प्रोज एंड वर्ड्स, ये भी बुक इनकी लिखी हुई है, टू अवेकिंग इंडिया, 3 एडिशंस थे इस बुक के और ये 1922 में पब्लिश हुई थी। तो ये सारी बुक्स जो है इन्होंने लिखी हुई थी और एग्जाम में इनमें से जो क्वेश्चन बुक पहले पूछी गई है वो है सत्यकाम और अर्जुन द लाइफ स्टोरी ऑफ इंडियन बॉय। तो ये दोनों बुक्स एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इनसे रिलेटेड बुक्स भी पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। तो ये जो चित्र में आप देख सकते हैं ये लालचंद स्टोक्स हैं जो कि इनके बड़े बेटे थे, हिज सन लालचंद स्टोक्स, और इनकी वाइफ सेंटर में है सत्यानंद स्टोक्स की वाइफ एजनस, जिन्होंने बाद में हिंदुज़म एक्सेप्ट कर लिया था तो उन्होंने अपना नाम प्रिया देवी रख लिया था। और साथ में जो लालचंद स्टोक्स है ये इनकी वाइफ है विद्या स्टोक्स, जो कि बाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में जो है स्पीकर भी रही थी
जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें पहली महिला स्पीकर रही थी और हिमाचल प्रदेश की पहली महिला स्पीकर भी बनी थी ये। तो ये था आपका सत्यानंद स्टोक्स के बारे में, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में और इनसे संबंधित जो फैक्ट्स थे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। तो जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई आपको टॉपिक लगता है ऐसा जिसके ऊपर वीडियो बनानी है तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।